अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी वेबिनार ऑन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स। और मैं आपके साथ आज हूँ फराज यूनुस बंदूकता। और हम जो ये वेबिनार सीरीज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, इसके अंदर आपके साथ हम आज डिस्कशन करेंगे ऑन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि PSX के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं। और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू PSX। और इसके अंदर प्राइमरीली तो हम बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की, बस हम कुछ चीज़ें टच करेंगे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड भी। तो फॉर्मली हम इसको बिगिन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट से हमारी मुराद है कि इस्लामिक फाइनेंस की जो गाइडलाइंस हैं उनको अगर हम देखें कि जो भी डिफरेंट शरिया स्कॉलर्स हैं वो क्या इस्लामिक फाइनेंस की हमें शरिया गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि इस्लामिक फाइनेंस जो है वो किस तरीके से इसमें चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखते हैं कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो जब आप शेयर्स किसी कंपनी के परचेज करते हैं तो उन शेयर्स की परचेजिंग के साथ आप उस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप अक्वायर कर लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको पार्ट नेक्स्ट करना चाहूँ राइट है क्लिक कर लेंगे। अच्छा जी, तो आप उसमें एक पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। और वंस आप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं तो उस कंपनी के नफ़े नुकसान के आप पार्टनर बन जाते हैं, आप उसके अंदर एक मुशारका होल्डर हो जाते हैं। और जो भी कंपनी की शेयर आपने लिया हुआ है अगर वो नफ़ा करेगी तो आप भी उस नफ़े में शरीक होंगे, वो नुकसान करेगी तो वो नुकसान आपको भी बेयर करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों की बेस बनाते हुए हम डिटेल में जाते हैं और आज की प्रेजेंटेशन का जो बेसिक एजेंडा है उसको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं। पहले हम प्राइमरी चीज़ देखेंगे इस्लामिक फाइनेंस, थोड़ा सा फिर हम जाएंगे एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस के ओवर टाइम ओवर द ईयर्स इस्लामिक फाइनेंस किस तरीके से ग्रो हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। फिर हम एक्चुअल हमारा जो प्राइमरी टॉपिक है आज का शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, तो दो किस्म की शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे आपके साथ। एक हम देखेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, जो कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स आप खरीदते हैं तो उसमें किस तरीके से हम इस्लामिक फाइनेंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। और सेकेंडली हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में अवेलेबल वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो इंश्योर करते हैं कि वो शरिया कंप्लाइंट हैं, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। शरिया कंप्लाइंस स्टॉक मार्केट के अंदर और म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इंश्योर की जाती है। शरिया एडवाइजर्स जो होते हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो उनका रोल क्या होता है, किस तरीके से वो लाइन आते हैं इस पूरे रोल में, किस तरीके से वो चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, शरिया कंप्लाइंस किस तरह से इंश्योर की जाती है उनके ज़रिए भी। और डिफरेंट टीम्स हैं इंटरनल ऑडिट की, शरिया कंप्लाइंस वगैरह की, वो क्या कर रहे होते हैं। फाइनली हम देखेंगे कि इस्लामिक स्टॉक्स की परफॉर्मेंस क्या है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट। और ओवर द पास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स जब से इस्लामिक फाइनेंस की अवेयरनेस आई है तब से क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या इस्लामिक स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को या अंडर परफॉर्म किया है, या इस्लामिक स्टॉक्स और कन्वेंशनल स्टॉक्स जो है वो नेक टू नेक चल रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेंगे। और फाइनली हम इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रोडक्ट की भी बात करेंगे जो कभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है स्टॉक मार्केट और NCCPL के प्लेटफॉर्म से। और इन दी एंड हम आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पोस्ट कर सकते हैं, तो उनको भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको हम आंसर करें। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस्लामिक फाइनेंस की तो बेसिक चीज़ जो हमारे जहन में आती है कि हमारा जो प्राइमरी फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, जो इकोनॉमी है, वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। और कोशिश की जा रही है कि उस इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को हम ख़त्म करें और एक हम ऐसे इन्वायरमेंट में आए जो कि इन कंजंक्शन हो विद द गाइडलाइंस ऑफ इस्लामिक शरिया। बेसिक चीज़ जो कि मना की जाती है हमें वो होती है, लोग यही कहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग इंटरेस्ट, सूद को ख़त्म करना है। जी बिल्कुल, सूद को ख़त्म करना है। कुरान और हदीस में सूद के बारे में ममानियत आई भी है। तो इस्लामिक फाइनेंस की जो गाइडलाइंस है वो सबसे पहली चीज़ यही कहती हैं कि हमें इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ जाना है, सूद को हमें ख़त्म करना है। सेकेंडली दो और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं और उन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, डेट इज़ गरर
गरर जो है उसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव अनसर्टेनिटी को। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका फ्यूचर आउटकम, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जिसका फ्यूचर आउटकम ना पता हो। अगर मैं आज कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे पता हो कि मैं किस प्राइस पे खरीद रहा हूँ, कब उसकी पेमेंट करूंगा और उस चीज़ की डिलीवरी मेरे पास कब आएगी, तो ये चीज़ मेरे इल्म में होनी चाहिए। हाँ, उस ट्रांजैक्शन करने के बाद, उस एसेट को अक्वायर करने के बाद मुझे नफा होगा या नुकसान होगा, डेट इज अ सेपरेट थिंग। और नफा नुकसान दोनों का होना भी जरूरी है अगर आप कोई चीज ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट जिस वक्त आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, या तो बाय ट्रांजैक्शन है, कोई चीज खरीद रहे हैं, या आप कोई चीज बेच रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये इल्म में होना जरूरी है कि किस प्राइस पे आप बाइंग कर रहे हैं, कब उसकी पेमेंट करनी होगी आपको, और कब उस चीज का कब्जा आपके पास या डिलीवरी आपके पास आएगी। एंड सेम गोज फॉर सेलिंग, क्या प्राइस मिलेगी, कब आप डिलीवरी देंगे, कब आपके पास पेमेंट आएगी। सेकेंडली, उसके अंदर कोई गैम्बलिंग का एलिमेंट ना हो, कोई गेम ऑफ चांस ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि कोई एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लिंक हो जाए कि ये हो गया तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे वरना मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस्लामिक फाइनेंस की गाइडलाइंस में बात करते हैं। इस्लामिक फाइनेंस जो है वो ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है। जो इस वक्त करंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ इस्लामिक फाइनेंस है वो रफली 20 साल पुराना है। 20 years ago इट स्टार्टेड ऑफ। पाकिस्तान में 20-25 years की एक हिस्ट्री है इसकी। इस्लामिक बैंकिंग इज द प्राइमरी थिंग जो कि इससे शुरू हुआ था। डिफरेंट प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक इन्फेंसी स्टेज से निकल के अब उस लेवल पर आ गया है कि मैसिव अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो एक अच्छे रेट से ग्रो हो रही है, और एक अच्छा इसका जो है वो एक मार्केट शेयर भी हो गया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP और जो डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश कर रही है कि इस्लामिक फाइनेंस जो है वो इकोनॉमी में पेनिट्रेट करे। उसके ग्रोथ रेट्स भी हमें शो कर रहे हैं कि इसकी पेनिट्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है इस वक्त। सेकेंडली फिर हम आते हैं इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ। तो ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस्लामिक इंश्योरेंस भी पेनिट्रेट कर रहा है। जिस तरह इस्लामिक फाइनेंस की, इस्लामिक बैंकिंग की एक शोहरत हुई, लोग अवेयरनेस सेशंस के थ्रू उस तरफ आए, इस्लामिक बैंकिंग में लोगों का बिलीव बढ़ा। डिफरेंट शरिया स्कॉलर्स जो हैं उसके बारे में अब आपको प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं कि ये उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर भी किया जाता है। इसी तरीके से इस्लामिक इंश्योरेंस जिसको हम तकाफुल कहते हैं, लोग उस तरफ ही मूव आउट हो रहे हैं। और फाइनली जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स। इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स प्राइमरी, पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट्स तो हम स्टॉक मार्केट को ही कह रहे होते हैं, बट कैपिटल मार्केट्स में हमारे पास डेट मार्केट भी आ रही होती है जिसके अंदर TFC, सुकूक, प्राइवेट बॉन्ड्स वगैरह ये भी होते हैं। तो कैपिटल मार्केट्स पे लास्ट 5-8-10 years काफ़ी काम हुआ है। स्टॉक मार्केट में इस्लामाइजेशन के लिए भी कुछ काम हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट में लॉन्च किए हैं इन कोलैबोरेशन विद अदर प्लेयर्स। स्टॉक मार्केट के अपने इंडेक्सेस भी हैं, KMI इंडेक्स है, KMI 30 है, KMI ऑल है। वो जो इस्लामिक कंपनी है किस तरह से इस्लामिक होती हैं, क्या क्राइटेरिया, उसको हम आगे अभी डिस्कस भी कर लेते हैं। बट उस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की तरफ जो हम डेट मार्केट की बात करते हैं तो उसमें सुकूक जो है, डिफरेंट कंपनीज सुकूक इशू कर रही होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सुकूक इशू कर रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट्स में आती हैं। कैपिटल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके पास अब ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि वो अगर चाहें तो शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर बन सकते हैं। वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स अपनी कर सकते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट हैं, इस्लामिक फाइनेंस की गाइडलाइंस पर पूरा उतरती हैं, और उनको शरिया स्कॉलर्स जो हैं, रेप्यूटेबल शरिया स्कॉलर्स पाकिस्तान के और ग्लोबली, उन गाइडलाइंस को डेवलप करते हैं। उन गाइडलाइंस की बेसिस पे फिर इन सारे प्रोडक्ट्स को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, और जो उसके एंड रिजल्ट में जो भी प्रॉफिट उनको अर्न होगा वो शरिया कंप्लाइंट इनकम होगी उनके लिए। तो ये एक एडेड एडवांटेज आ चुका है, और ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है स्टॉक मार्केट पे, जिसको हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, क्या क्या हमारे पास शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ओवरऑल इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 550-600 के करीब स्टॉक्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, लिस्टेड शेयर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा जी, बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट पे। आप देखें टेक्सटाइल कंपनीज भी हैं, शुगर कंपनीज भी हैं, सीमेंट है, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, एनर्जी सेक्टर में पावर है, फर्टिलाइजर सेक्टर, और इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। उसके अंदर जो कंपनीज होती हैं उनको दो डिफरेंट इंडेक्स में इस वक्त स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए आसानी के लिए। एक KMI 30 है और एक KMI ऑल है। KMI 30 इंडेक्स जो है दैट इज टॉप 30 कंपनीज ऑफ जो कि शरिया कंप्लाइंट है।
शरिया कंप्लाइंस की सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो कि स्टॉक मार्केट और डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने मिलकर यहाँ पे डेवलप की थी, और प्रोमिनेंट शरिया स्कॉलर्स पाकिस्तान के इसकी डेवलपमेंट में भी शामिल थे और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में भी उसके शामिल हैं। उसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे कि क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है। बट KMI30 जो इंडेक्स है वो एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर 30 टॉप टियर कंपनीज जो कि शरिया कंप्लाइंस गाइडलाइंस पे पूरा उतरती हैं वो इस इंडेक्स में होती हैं, और इन्वेस्टर्स इस इंडेक्स जो शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं वो इस इंडेक्स को प्राइमरीली फॉलो कर रहे होते हैं कि इसके अंदर अगर कोई कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस इंडेक्स को हर 6 महीने बाद रिकम्पोज भी किया जाता है और हर 6 महीने पे कंपनीज को इवेल्युएट किया जाता है कि ये अगर कोई कंपनी उस इंडेक्स में ऐसी है जो कि अब शरिया कंप्लाइंट नहीं रही, वो शरिया कंप्लाइंस गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रही, तो उस कंपनी को इंडेक्स आउट कर दिया जाता है और उसकी जगह पे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है कंपनी वो इस इंडेक्स में ले आई जाती है। और इसी तरीके से एक और इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं KMI ऑल इंडेक्स। KMI ऑल इंडेक्स जो है हमारा जो TSX के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है, उसके अंदर वो सारी कंपनीज 550 या 600 के बीच में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से हर वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट है, हर वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, उसको हम KMI ऑल इंडेक्स में शामिल कर देते हैं। और इसके नतीजे में होता है कि इस इंडेक्स में हर वो कंपनी शामिल है जो कि शरिया कंप्लाइंट है, और इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो शरिया कंप्लाइंस और जो KMI ऑल का जो इंडेक्स है उसके अंदर कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें से वो पिक करें जो को उनको लगता है कि आगे परफॉर्म करेगी बेस्ड ऑन कंपनी के फाइनेंशियल्स या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी क्राइटेरिया इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे शरिया कंप्लाइंट कंपनीज इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका ये इंडेक्स जो है KMI ऑल का वो भी हर 6 महीने बाद रिकम्पोज किया जाता है। हर 6 महीने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज की स्क्रीन की जाती हैं और उस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पे जो भी कंपनीज फुलफिल होती हैं उनको KMI ऑल का पार्ट बना दिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी जो है वो अपने क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश कर रही होती है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके साथ बाकायदा एक पूरी एक रिपोर्ट आ रही होती है। तो हर क्वार्टर पे वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और स्टॉक एक्सचेंज के जो KMI30 और KMI ऑल का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हर 6 महीने बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्क्रीन किया जाता है। उसके अंदर से डिफरेंट रेशियोज निकाले जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। उन रेशियोज को हम अभी थोड़ी देर में देख भी लेते हैं कि क्या क्या रेशियोज हैं, किस तरीके से स्क्रीनिंग प्रोसेस डिज़ाइन किया हुआ है और किस तरीके से इंश्योर किया जाता है कि उस स्क्रीनिंग प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, और फिर वो जो लिस्ट डिटरमिन होती है हर 6 महीने बाद उसको KMI30 और KMI ऑल का पार्ट बना दिया जाता है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है इनकम प्योरिफिकेशन का जिसको हम अभी डिटेल में मजीद आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा जी, शरिया कंप्लाइंस क्राइटेरिया। शरिया कंप्लाइंस क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो यही जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जिक्र किया कि कुछ फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि हम देखते हैं कि कंपनी अगर उस क्राइटेरिया को मीट करती है तो उसको हम अज्यूम करते हैं कि वो शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और उसको हम KMI30 और KMI ऑल का पार्ट बनाते हैं और शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स जो हैं फिर बेफिक्र होकर शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, उस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए कुछ फाइनेंशियल रेशियोज हैं और उन फाइनेंशियल रेशियोज पे जाने से पहले एक और मेट्रिक है, एक डेफिनेशन है जो कि प्राइमरी डेफिनेशन है शरिया कंप्लाइंट कंपनी की, कि जो भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी होगी उसका प्राइमरी बिजनेस जो उसका कोर बिजनेस है जिससे वो पैसे अर्न करती है, जो वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो अंडरलाइंग प्रोडक्ट या उसकी सर्विस या उसका कोर ऑपरेशन जो है वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शरिया में मना है वो अगर कंपनी उस चीज़ का बिजनेस करती है तो वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का कोर बिजनेस टेक्सटाइल है या फर्टिलाइजर है या पावर जनरेशन है या ऑयल एंड गैस में है या ऑटोमोबाइल्स है, तो वो प्राइमरी काम हलाल काम कर रही है, शरिया कंप्लाइंट ऑपरेशंस हैं उसके, तो उसकी एक पहली स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो शरिया कंप्लाइंट हो जाती है। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें कोई ऐसी कंपनी जो कि नॉन कंप्लाइंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है या नॉन कंप्लाइंट कोई ऐसी चीज़ जो कि इस्लामिक शरिया में मना है, वो उस बिजनेस में एंगेज है, तो उस कंपनी को हम पहले स्टेज पे ही शरिया नॉन कंप्लाइंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी अगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स बना रही है या कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या कन्वेंशनल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शरिया में प्रोहिबिटेड है,
तो उस कंपनी की पहली स्क्रीनिंग लेवल पे ही उसको आउट कर दिया जाता है और उसको हम कहते हैं कि ये एक शरिया नॉन कंप्लाइंट कंपनी है। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल स्क्रीन्स बनाई हुई हैं शरिया स्कॉलर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने मिलकर, जिनकी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। शुरू में हमने बात की थी कि एलिमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज किया जाता है और इन्हीं क्राइटेरियाज पे बेस्ड कुछ शरिया कंप्लायंस के क्राइटेरियाज डेवलप किए हैं शरिया स्कॉलर्स और डिफरेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं उस कंपनी के पास इंटरेस्ट बेरिंग डेट कितनी है। एक कंपनी जो कि फाइनेंस हुई, एक कंपनी जब बनती है, कंपनी को फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, तो या तो वो कैपिटल रेज करती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेती है, और बहुत सारी कंपनीज जो के डेट फाइनेंसिंग भी करवा रही होती है। तो हमारा पहला मकसद ये होता है कि उस कंपनी में डेट फाइनेंसिंग जो है वो मेजॉरिटी ना हो, उसका जो प्राइमरी कैपिटल है वो इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग से आया हो, लोगों ने उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हों और वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे, जिसको हम शेयर्स जिस तरह बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उस तरीके से इन्वेस्टमेंट उसके पास आई हुई हो। इंटरेस्ट बेरिंग डेट का इस वक्त जो क्राइटेरिया मार्केट में है डेट इज 37%। अगर उस कंपनी की इंटरेस्ट बेरिंग डेट जो उसकी फाइनेंसिंग आई हुई है वो 37% से कम है तो उसको कंसिडर किया जाता है शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट। और ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये 37% क्यों अलाउ किया हुआ है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं हमें कि आपने 37% क्यों अलाउ किया हुआ है। तो ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जब इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज में थी, तो उस वक्त शरिया स्कॉलर्स का ये ओपिनियन था कि अगर हम डे 1 पे इसको जीरो कर देंगे तो लोगों को इस तरफ लेके आना मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त स्कॉलर्स ने कहा कि इसको 50% भी अलाउ किया गया था, बट विद टाइम इसको रिड्यूस किया गया, 50 से 45 पे लाया गया, फिर 40 पे लाया गया, वहां से 37% पे भी लाया गया इसको। और वक्तन फवक्तन इसको मार्केट कंडीशंस देखते हुए, लोगों की अवेयरनेस लेवल देखते हुए, इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री, इस्लामिक बैंकिंग की पेनिट्रेशन मार्केट में देखते हुए इसको रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो अभी शरिया कंप्लाइंट कंप्लीटली नहीं हुई। तो जिस तरीके से इस्लामिक फाइनेंस की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग इस तरफ मूव आउट हो रहे हैं, कंपनीज के अंदर अवेयरनेस आ रही है, वो अपनी डेट फाइनेंसिंग कन्वेंशनल सोर्सेज से कम कर रहे हैं, तो हम भी इस इंटरेस्ट बेरिंग डेट के रेशो को रिड्यूस करते जा रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद टाइम इवेंचुअली इसको हम बहुत जल्द जीरो पे लेके आ जाएंगे। नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एक और मेट्रिक हमने डिफाइन किया हुआ है कि कंपनी का, पहले तो हमने शुरू में बात की कि कंपनी का जो प्राइमरी काम है वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। कंपनी के जो कोर ऑपरेशंस हैं, जो कोर बिजनेस है, वो शरिया कंप्लाइंट बिजनेस होना चाहिए। बट बहुत दफा ये होता है कि कंपनी के पास एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, कंपनी के पास जो है वो लोग आ रहे होते हैं, लिक्विडिटी आ रही होती है, पैसे पड़े हुए होते हैं एक्स्ट्रा, तो उन पैसों को कहीं ना कहीं कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है, तो वो पैसे कंपनी किसी नॉन कंप्लाइंट जगह पे इन्वेस्ट ना करे। तो इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं तो कंपनी जो है वो, अगर उसने किसी कन्वेंशनल बैंक में कोई इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट करा हुआ है या कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है जो कि नॉन कंप्लाइंट है, तो उस चीज को भी हम एड्रेस कर रहे होते हैं। फर्दर जब हम इसमें बात करते हैं तो ये हमें देखना पड़ता है कि उस कंपनी की जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि उसने अपनी एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट में प्लेस किया हुआ है, तो वो नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज पे, नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे 33% से ज्यादा ना हो। वंस 33% की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी वंस अगेन क्राइटेरिया शरिया स्कॉलर्स का ये है कि डे 1 पे इसको जीरो करना मुश्किल हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं। इवेंचुअल टारगेट वंस अगेन इज जीरो, बट यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है मेजोरिटी का, कि मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी हैं वो शरिया कंप्लाइंट हो। और ये भी इनिशियली 50 था, इसको रिड्यूस करके 45 हुआ, 40 हुआ, 37 हुआ, ये 33 आ चुका है, और इसको इवेंचुअली रिड्यूस करके इसको भी जीरो पे लेकर आना है। थर्डली हम बात करते हैं नॉन कंप्लाइंट इनकम की। जब हम नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एक कंपनी कर रही है, हमने उसको एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं, इस एरियाज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसी तरह से उस कंपनी में कुछ ना कुछ नॉन कंप्लाइंट इनकम भी आ रही होगी। जो हमने पिछली स्लाइड पे थोड़ा सा देखा था कि इनकम प्योरिफिकेशन की एक हमने बात की थी, तो इनकम प्योरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होगा कि अगर उस कंपनी के पास नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कोई नॉन कंप्लाइंट इनकम भी आ रही है, उसने बैंक, कन्वेंशनल बैंक में कुछ प्लेसमेंट की भी और वहां से कोई इंटरेस्ट इनकम उसको आ गई,
या किसी और नॉन कंप्लाइंट सोर्स पे उसने इन्वेस्टमेंट की भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम आ रही है तो उस इनकम को भी चेक किया जाता है कि ये इनकम जो है वो ओवरऑल उस कंपनी की जो इनकम है, ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसके 5% से कम होनी चाहिए। उसकी 95% इनकम सही सोर्सेस से आ रही है, अगर 5% तक नॉन कंप्लाइंट सोर्सेस से आ रही है तो शरिया स्कॉलर्स कहते हैं फिलहाल उसमें एक रिलैक्सेशन दी जाती है कि उस चीज को अलाउ कर दिया जाता है, बट उस चीज को प्योरीफाई करना भी जरूरी है। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल ने या किसी कॉर्पोरेट ने, कोई भी इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और एक पर्टिकुलर कंपनी में या किसी मल्टीपल कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस कंपनी के पास कोई ना कोई अगर इन केस नॉन कंप्लाइंट इनकम जनरेट हो रही है तो उस नॉन कंप्लाइंट इनकम को प्योरीफाई करना जरूरी है। नॉन कंप्लाइंट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ आप अपनी कंपनी की नेट इनकम निकाल लेते हैं, और ये रेशियोज जो है वो भी स्टॉक मार्केट की जो वेबसाइट है psx.com.pk वहाँ पे अवेलेबल होती है। और जो KMI ऑल की जो लिस्ट है जिसके अंदर सारे कंपनीज आ रही होती हैं KMI की, जो भी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं इस क्राइटेरिया के हिसाब से, तो उसके साथ साथ उनकी इनकम प्योरिफिकेशन का जो रेशो है वो भी दिया जाता है कि इस कंपनी का 2% है या 2.5% है या 3% है, जो भी वो रेशो कैलकुलेट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हर 6 महीने बाद वो कैलकुलेट किया जाता है और वो रेशियो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है, सो दैट अगर किसी इन्वेस्टर के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं और उसको वहां से कोई डिविडेंड इनकम आई है, कोई इनकम उस कंपनी से उसने अर्न की है थ्रू डिविडेंड्स, तो वो अपनी इनकम को प्योरीफाई कर ले। वो उतना पोर्शन जो है उसको चैरिटी में दे दे, उसको सदके में दे दे कि ये इनकम इम्प्योर इनकम थी, ये इनकम जो है वो नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज से कमाई गई थी, तो इसको वो सदके में दे दे ताकि उसके पास जो रिमाइंडर इनकम बचे वो शरिया कंप्लाइंट इनकम बच जाए। विच मीन्स कि उसने जो इन्वेस्टमेंट करी, पहली चीज तो उसने ये देखी कि उसके जो उस कंपनी के कोर ऑपरेशंस थे वो शरिया कंप्लाइंट थे, उन ऑपरेशन से जो भी इनकम आ रही थी वो शरिया कंप्लाइंट, प्राइमरीली उसकी सोर्सेज शरिया कंप्लाइंट थी। फिर उस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी प्राइमरीली वो भी शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट थी। अगर उस कंपनी ने किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई जो कि नॉन कंप्लाइंट है तो उस पर जो भी इनकम अर्न कर रही होगी वो कंपनी, और वो इनकम अगर इन्वेस्टर को पास थ्रू हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो वो उस इनकम को भी प्योरीफाई करना जरूरी है और वो इन्वेस्टर अपनी इनकम को प्योरीफाई करता है। लास्टली एक और रेशियो जो कि हम यूज करते हैं शरिया कंप्लाइंस क्राइटेरिया में, उसको हम कहते हैं इनलिक्विड एसेट्स। उस कंपनी के पास ट्रेडेबल होने के लिए, उस कंपनी के मार्केट में शेयर ट्रेड करने के लिए उस कंपनी के पास कोई ऐसे इनलिक्विड एसेट्स, फिजिकल एसेट्स होने चाहिए जो कि एक्चुअली ट्रेडेबल हो। शेयर्स में बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि कंपनी के पास सिर्फ कैश पड़ा हुआ है, तो कैश टू कैश ट्रेडिंग एट हायर एंड लोअर प्राइस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें शरिया स्कॉलर्स ने ये भी डिफाइन किया कि इनलिक्विड एसेट्स जो है वो उस कंपनी के पास एक 20-25% के क्राइटेरिया हैं। डिफरेंट शरिया स्कॉलर्स का डिफरेंट व्यू है इस पे कि कितने इनलिक्विड एसेट्स होने चाहिए उनके पास। तो अगर इनलिक्विड एसेट्स अवेलेबल हैं तो उस कंपनी की ट्रेडेबिलिटी इंश्योर हो जाती है कि उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में शरिया कंप्लाइंट वे में ट्रेड हो सकते हैं। फिर वंस आपने इस क्राइटेरिया को मीट कर लिया, KMI 30 का क्राइटेरिया आपने मीट कर लिया, KMI ऑल के क्राइटेरिया मीट कर लिया, एक कंपनी शरिया कंप्लाइंट हो जाती है, तो इन्वेस्टर्स जो है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जब आप एक्चुअल शेयर्स की बाइंग एंड ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है कि जिस वक्त आप एक्चुअल शेयर्स की बाइंग कर रहे हैं तो शेयर आपको अपने कब्जे में लेना जरूरी है। उस शेयर की डिलीवरी आपके पास आ जाए, आप उस शेयर को उस वक्त तक नहीं बेच सकते उस कंपनी के शेयर्स को जब तक आपके पास उन शेयर्स की डिलीवरी आपके CDC अकाउंट में या आपके पास कब्जा ना आ जाए। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट का प्राइमरी उसूल है दैट इज कॉल्ड T+2 सेटलमेंट। T+2 की सेटलमेंट की हम बात करते हैं तो अगर आपने कोई परचेजिंग की है किसी भी कंपनी के शेयर्स की ऑन एनी डे, तो वो सेकेंड वर्किंग डे को वो शेयर्स सेटल होते हैं। आपके CDC अकाउंट में जो शेयर्स की कस्टडी आती है, पोजीशन आती है, वो अगर आपने मंडे को शेयर्स की बाइंग की है तो वेडनेसडे को आपके पास कस्टडी आएगी। वंस आपके पास CDC अकाउंट में आपकी कस्टडी आ गई है उसके बाद आपको वो शेयर्स बेचना अलाउ है एज पर शरिया गाइडलाइन। में शरिया में एक चीज और है कि आप कोई भी चीज उस वक्त तक नहीं बेच सकते जब तक आपके पास उस माल का कब्जा ना हो। तो ये शर्त भी लगाई गई है शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स के लिए
कि आप उस वक्त तक सेल ऑफ ना करें जब तक आपके पास एक्चुअल कस्टडी ऑफ शेयर्स ना आ जाए इन योर सीडीसी अकाउंट। आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स मंडे को परचेज किए हैं तो वेडनेसडे तक आपको मिनिमम उसको होल्ड करना जरूरी है, ताकि आपके अकाउंट में अगर कस्टडी आ गई उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। विदाउट कस्टडी अगर आप सेल करते हैं तो उसको हम शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट सेल काउंट कर लेते हैं। ऑल्दो ठीक है, आपको पता है कि वेडनेसडे को शेयर्स आपके पास आ जाएंगे, बट स्टिल जब तक आपके पास एक्चुअल उसकी कस्टडी ना आ जाए, उसका कब्जा ना आ जाए, तब तक उसकी फर्दर सेलिंग जो है वो शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस में अलाउड नहीं होती है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की जब हमने बात की, शरिया कंप्लाइंट शेयर्स की हमने बात की, तो एक और ऑप्शन इन्वेस्टर्स को जो मिलता है वो म्यूचुअल फंड्स का होता है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, बट इनको आप डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एडवांटेज शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स को मिलता है वो सबसे पहली चीज तो होती है कि ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइमरीली, जिनके पास अमाउंट छोटा होता है और वो मल्टीपल शेयर्स में डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते, तो वो पूल इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं। एक फंड मैनेजमेंट कंपनी जो कि एससीसीपी से अगर लाइसेंस्ड है और उसने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हुए, तो वो एक पूल बना देती है, म्यूचुअल फंड क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर मल्टीपल इन्वेस्टर्स जो है उस पूल में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। किसी के पास 5,000 रुपए हैं, किसी के पास 25,000 रुपए हैं, किसी के पास मिलियंस ऑफ रुपीज हैं। वो सारे लोग उस पूल का हिस्सा बन जाते हैं और एक बड़ा पूल बन जाता है, जिसके थ्रू लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं। उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं इन द स्टॉक मार्केट या डिफरेंट एवेन्यूज, जो कि अभी हम आगे देख भी लेते हैं। तो इसके अंदर छोटे इन्वेस्टर्स और इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होता है कि अगर वो छोटे अमाउंट के साथ भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहें, जिसमें वो अगर पर्सनली कर रहे होंगे तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं कर पाएंगे, जबकि इनएक्सपीरियंस की वजह से वो अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई भी अगर नहीं कर पाते, तो ये फंड मैनेजर जो है ये उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो इन्वेस्टर्स को पास थ्रू कर दिया जाता है और फंड मैनेजमेंट कंपनी एक अपनी छोटी सी फी उस पर चार्ज कर लेती है। म्यूचुअल फंड के मजीद एडवांटेज ये भी हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट टैक्स रिबेट्स भी मिल जाते हैं, टैक्स क्रेडिट भी आपको मिलता है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके टैक्स लॉज अवेलेबल हैं, वो मजीद डिटेल में आप एफबीआर की वेबसाइट से या म्यूचुअल फंड कंपनीज की वेबसाइट पे उनके टैक्स कैलकुलेटर्स या टैक्स रिबेट्स भी आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो दो किस्म के फंड्स होते हैं। एक फंड जो है हमारे पास वो स्टॉक मार्केट फंड होता है, एक फंड हमारे पास फिक्स्ड इनकम फंड होता है। स्टॉक मार्केट फंड जो है वो उनका मैंडेट ही होता है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि वो पर्सनली स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किसी वजह से नहीं कर पाते, टाइम की कमी की वजह से या इनएक्सपीरियंस की वजह से या छोटी इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो वो इस पूल में आ जाते हैं और उनके बिहाफ पे फंड मैनेजर जो है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो उनके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही होती है। स्टॉक मार्केट में जो भी नफा या नुकसान होगा वो उनको पास थ्रू कर दिया जाता है, तो वो एक अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट या टाइम दिए बगैर भी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स वो अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज जो हमारे पास होती है उसको कहते हैं फिक्स्ड इनकम फंड्स। फिक्स्ड इनकम फंड्स आर प्राइमरीली वो फंड जो कि डेट मार्केट में या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उस पे वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लो रिस्क सिक्योरिटीज होती हैं, जहाँ पे एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम बन के आ रही होती है और फंड मैनेजर उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा होता है और उसमें जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही होती है वो इन्वेस्टर्स को पास कर रहा होता है। जब हम इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इस्लामिक म्यूचुअल फंड जो है वो इस चीज को बेसिक अपना कोर बनाते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में राउट होगी या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में राउट होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में अगर हम जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स में राउट होगी जो कि शरिया कंप्लायंस का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, जो कि KMI 30 या KMI ऑल में एग्जिस्ट करते हैं और शरिया स्कॉलर्स ने उनको अप्रूव किया हुआ है कि ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी इन्वेस्टर्स को एक पीस ऑफ माइंड होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहे होते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट है। इसी तरीके से जब हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो फंड मैनेजर जो है वो उस चीज को इंश्योर कर रहा होता है कि उन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में, उन बॉन्ड्स में या उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाए जो कि शरिया कंप्लाइंट है, इनको हम प्राइमरीली सुकूक कह रहे होते हैं। तो शरिया कंप्लाइंट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज और शरिया कंप्लाइंट स्टॉक फंड की बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड बनते हैं
उनको हम इस्लामिक फंड्स कहते हैं। उनका बाकायदा एक शरिया ऑडिट होता है, शरिया एडवाइजर्स वो अपॉइंट करते हैं। इसको भी हम आगे मजीद देख भी लेते हैं। शरिया कंप्लाइंस होती कैसे है इन्वेस्टमेंट की? तो स्टॉक मार्केट की भी अगर बात करें, PSX का जो KMI30 और KMI ऑल है, उसके पीछे एक बाकायदा फाइनेंशियल टीम है, स्टॉक मार्केट के अपने एक्सपर्ट्स हैं और शरिया स्कॉलर्स भी बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी कर रहे होते हैं। इसमें 3 बेसिक चीज़ें वो देख रहे होते हैं। इनकम प्योरिफिकेशन देख रहे होते हैं, नॉन कंप्लाइंट इनकम की कैलकुलेशन देख रहे होते हैं, जो क्राइटेरिया अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इस क्राइटेरिया को भी शरिया एक्सपर्ट्स हैं, शरिया स्कॉलर्स हैं, वो देखते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन क्राइटेरिया की बेसिस पे जो फाइनेंशियल रेशियोज निकले हैं, उन रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली उस रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद जो एक स्क्रीनिंग लिस्ट बनती है, जिसको शरिया स्कॉलर्स फाइनली अप्रूव करते हैं कि ये कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हुई नहीं है इन रेशियोज की बेसिस पे, और ये फाइनल लिस्ट है। उस लिस्ट की बेसिस पे आपके KMI30 और KMI ऑल के इंडेक्स बनते हैं। फिर उन कंपनीज की नॉन कंप्लाइंट इनकम भी कैलकुलेट की जाती है, उनकी इनकम प्योरिफिकेशन के रेशियो पब्लिश किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स को बता दिया जाता है कि जब भी आप उस कंपनी से इनकम अर्न करें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो आपको इतनी प्योरिफिकेशन करनी होगी चैरिटी को, तो वो आपकी इनकम भी प्योरीफाई उस केस में हो जाती है। शरिया स्कॉलर्स जो हैं वो जब किसी भी चीज़ को वेट कर रहे होते हैं तो वो ईच एंड एवरी क्राइटेरिया को प्रॉपर्ली ऑडिट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर मजीद PSX का अपनी इंटरनल ऑडिट है, जो शरिया बोर्ड मेंबर्स हैं, शरिया स्कॉलर्स हैं, वो इंडिविजुअली उस चीज़ को देख रहे होते हैं, इन क्राइटेरियाज को मीट कर रहे होते हैं। फिर इंडिविजुअल कंपनीज मार्केट में, जैसे हमारी भी एक कंपनी है अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स, हम इंडिपेंडेंटली भी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज अवेलेबल हैं मार्केट में, इनके ये रेशोज हैं, ये क्राइटेरियाज हैं, और उस चीज़ को इन दी एंड फाइनली शरिया स्कॉलर्स जो है वो वेट करते हैं और जो फाइनल लिस्ट है उसको प्रोवाइड किया जाता है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो अगर हम पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस देख लें स्टॉक मार्केट की, ओवरऑल स्टॉक मार्केट की, और साथ साथ आपके KMI30 जो इंडेक्स है, जिसको हम कहते हैं शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स, टॉप 30 कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज वर्सेस जो प्राइमरी हमारा मार्केट का इंडेक्स है KC100, उसको यहाँ पे हमने चार्ट पे भी प्लॉट किया हुआ है, चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। तो पिछले 10 साल में अगर परफॉर्मेंस देखें तो आप ट्रेंड अगर देखें तो दोनों का ट्रेंड तो एक साथ है, दोनों की जो कोरिलेशन है वो सिमिलर है। जब ओवरऑल स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो स्टॉक इस्लामिक स्टॉक्स भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामिक स्टॉक्स जो है वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का तो पार्ट है। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इस्लामिक स्टॉक्स ने बेहतर रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल मार्केट। तो अगर आप KC100 के सारे स्टॉक्स लेते हैं 10 साल पहले और आज, और सॉरी उसी वक्त आप KMI30 जो इस्लामिक स्टॉक्स हैं सिर्फ वो लेते, तो इस्लामिक स्टॉक्स का रिटर्न जो अर्निंग है इस्लामिक स्टॉक्स में वो ज़्यादा हुई है। अगर आप शुरू के सालों में देखें तो दोनों चीज़ें साथ चली हैं, बट एक आपको पोटेंशियल गैप दिख रहा है इन बिटवीन द टू। जो डिफरेंशियल है वो एडिशनल अर्निंग्स आई हैं इस्लामिक स्टॉक्स में। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट जो है तकरीबन 350% प्लस है इन द लास्ट 10 ईयर्स, और उसी टाइम पीरियड में तकरीबन 400% अप है आपकी इस्लामिक मार्केट। तो इस्लामिक मार्केट ने एक बेहतर रिटर्न प्रोवाइड किया है एज कम्पेयर टू दी ओवरऑल मार्केट। और इसकी जब हम पीक की बात करें तो 2016-17 का जो टाइम है, उस वक्त जो ओवरऑल आपकी मार्केट है वो 2009 से 2016 की अगर हम बात करें, 6-7 साल का टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में जो मार्केट पीक भी हुई है आपकी, तो उस वक्त तकरीबन 600% का रिटर्न है ओवरऑल मार्केट का, और तकरीबन 750-750% का रिटर्न आपको इस्लामिक स्टॉक्स ने दिया है। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है, एडिशनल आउट परफॉर्मेंस इस्लामिक स्टॉक्स ने प्रोवाइड की है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है कि जो लोग शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मार्केट में, उनको एक एडिशनल रिटर्न भी मिला है ओवरऑल। तो परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो इस्लामिक ने बेहतर किया, और पीस ऑफ माइंड तो है ही कि हम शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और एक लोगों की कॉन्शियसनेस तो होती है कि मेरी अर्निंग्स हलाल हो, तो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू रिटर्न्स भी हलाल हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हलाल हो जाती है, और रिटर्न्स एज कम्पेयर टू द ओवरऑल मार्केट वो भी आपके बेहतर है। रिसेंटली अभी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज ने एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें,
लोग जो है मार्केट में फाइनेंसिंग ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें ऐसे लोग मिल जाए कि जो हमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दें टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो कन्वेंशनल फाइनेंस तो हो रहा था, इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग तो बहुत सारे बैंक, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट का अपने ओवर द हिस्ट्री प्रोडक्ट्स रहे हैं, जिसमें बदला या मार्जिन फाइनेंसिंग, एमटीएस, इस तरह के प्रोडक्ट्स वक्तन फवक्तन हैं जो कि इन्वेस्टर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अभी बिल्कुल रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एनसीसीपीएल जो कि इदारा है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट ने मिलकर एक प्रोडक्ट भी बनाया है जिसको हम कहते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रोडक्ट या मुराबाहा फाइनेंसिंग प्रोडक्ट, जो कि इस्लामिक फाइनेंशियल गाइडलाइंस की बेसिस पे इन्वेस्टर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जिसको हम शेयर फाइनेंसिंग भी कहते हैं। बट उसके जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट है। वो शरिया एडवाइजरी बोर्ड ने, जो कि एनसीसीपीएल ने भी अपॉइंट किया है, उसको उसने भी अप्रूव किया हुआ है, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका भी अपना एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड है, उसने भी इस प्रोडक्ट को अप्रूव किया हुआ है फॉर शरिया कंप्लाइंस। रिनाउंड शरिया स्कॉलर्स ऑफ पाकिस्तान, उन लोगों ने इस प्रोडक्ट की जो भी डिजाइन किया था फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, उसकी गाइडलाइंस को अप्रूव किया है और इस चीज को रिजॉल्व किया है कि ये प्रोडक्ट शरिया कंप्लाइंट है और इसके जरिए जो फाइनेंसिंग दी जा रही है वो शरिया के ऐन मुताबिक है। और उसके अंदर बेसिकली मुराबा या एक सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इस्लामिक फाइनेंस में, तो उसको यूज करते हुए इस्लामिक तौर पे फाइनेंसिंग दी जाती है, और ये फाइनेंसिंग जो है वो इंटरेस्ट से पाक है। इसमें इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अगर जो शरिया इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शरिया कॉन्शियस हैं, जो कि चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शरिया कॉन्शियस तरीके से ही हो रही हो और वो फाइनेंसिंग भी लेना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, इनको लग रहा होता है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट थ्रू लेवरेज्ड मनी, तो वो शरिया कंप्लाइंट लेवरेज एक्वायर कर सकते हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग और लेवरेजिंग उसमें अवेलेबल है। शरिया स्कॉलर्स ने इसको, इस प्रोसेस को पूरा अप्रूव किया हुआ, ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। फाइनली बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है शरिया एडवाइजर्स की, कब कब वो उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। तो शरिया एडवाइजर का जो रोल है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो शरिया एडवाइजर्स ने यहाँ पे एक क्राइटेरिया पहले तो डेवलप किया है, एक एसओपी डेवलप कर दिया है, शरिया गाइडलाइंस बना दी गई हैं कि ये शरिया गाइडलाइंस हैं, इनको आपको फॉलो करना है टू अक्वायर शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स। उस शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं, जो हमने प्रोसीजर्स डिफाइन किए, ये लिस्ट जो है ये हर 6 महीने बाद एक तो चेंज होती है, बट उस लिस्ट को पहले शरिया स्कॉलर्स जो हैं, शरिया एडवाइजर जो हैं वो अप्रूव कर रहे होते हैं। वंस अप्रूव, उसके बाद उस लिस्ट को पब्लिश किया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये गाइडलाइंस एक दफ़ा बना के छोड़ दी गई हैं, ये गाइडलाइंस जो है वो उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही होती है, उनकी इन्हेंसमेंट हो रही होती है। शरिया स्कॉलर्स जो हैं वो विद चेंजिंग टाइम्स उस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, और इस्लामिक फाइनेंस की जिस जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरीके से मजीद फ्लॉज आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों को लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जो शरिया एक्सपर्ट्स हैं वो शरिया गाइडलाइंस को भी विद टाइम अपडेट कर रहे होते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा गाइडलाइंस बना के दे दी और फिर उसको छोड़ दिया। सिस्टम डेवलप्ड है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सारी कैलकुलेशंस करते हैं, लिस्ट डेवलप करते हैं, शरिया एडवाइजर्स उनको मॉनिटर करते हैं, उनका बाकायदा इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, एक्सटर्नल ऑडिट भी हो रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें फाइनल करके आपके पास एक फाइनल वर्जन आता है। इसी तरीके से इनकम प्योरिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, जिससे हम कहते हैं कि इनकम को प्योरीफाई हम करते हैं, तो उस इनकम को भी जो प्योरिफिकेशन के रेशो है उसको वेरीफाई करने के बाद पब्लिश किया जाता है। तो शरिया एडवाइजर जो है, शरिया स्कॉलर जो है, उस कैलकुलेशन को भी चेक करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी उसको चेक करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर से भी वो गुजरती है, और फाइनली फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स को साथ शेयर की जाती है, उसको पब्लिश किया जाता है और उसको फिर शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो कंपनी है अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स, अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स का भी यही रोल है कि हम शरिया एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट शरिया एडवाइजर्स हम लोग हैं। शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स को हम भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इस्लामिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो हमारे थ्रू भी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं या नहीं है, और उस चीज़ को हम करते हैं। हम अल हिलाल जो है वो पाकिस्तान की पहली
फर्स्ट शरिया एडवाइजरी कंपनी है लाइसेंस फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम लोग जो है लोगों को गाइड करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इन अ शरिया कंप्लाइंट मैनर, कि किस क्या क्या शेयर शरिया कंप्लाइंट है, हमारे थ्रू बहुत सारे लोग गाइडेंस दे रहे होते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी गाइडेंस दे रहे होते हैं कि कौन सा इस्लामिक म्यूचुअल फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्या वो वाकई इस्लामिक फंड है, और उसमें हम उनको बाकायदा एड कर रहे होते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन दोज इन द स्टॉक मार्केट एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा हमारी एक एंटिटी अल हिलाल सिक्योरिटीज एडवाइजर्स भी है, जो कि इस्लामिक सिक्योरिटीज एडवाइजरी कंपनी है, और हम लोगों को इस्लामिक सिक्योरिटीज की तरफ, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स की तरफ गाइड करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, और क्या बेस्ट टाइम होता है लोगों का इन्वेस्टमेंट का, किस तरीके से वो वाकई शरिया कंप्लाइंट है। तो अगर कोई शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज अक्वायर करना चाहते हैं तो दे कैन acquire those services through Al Hilal as well. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे अभी व्यू कर रहे हैं इस पूरे वेबिनार को, उसमें क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आए हुए भी हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस भी करता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, तो आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों ने तो पहले ये क्वेश्चन किया है कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, कुछ ही दिनों में स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी आ जाएगी, बहुत सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल होगी। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि व्हेन आर द टू टाइम्स ऑफ द ईयर दैट केएमआई लिस्टेड कंपनीज आर रिव्यूड एंड पब्लिश्ड। तो जून और दिसंबर की बेसिस पे ये अपडेट होती हैं। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं उनको बाकायदा तौर पे जो मैंने प्रोसीजर बताया उसकी बेसिस पे स्क्रीन किया जाता है, उसको लिस्ट तैयार की जाती है, और हर साल जून में और दिसंबर में ये लिस्ट अपडेट कर दी जाती है, जो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल होती है। और फिर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कंपनीज पब्लिश कर देती हैं सारी, तो उस लिस्ट को दोबारा से अपडेट कर दिया जाता है। एक सवाल ये भी आया हुआ है कि एमएसएफ जो मुराबा शेयर फाइनेंसिंग है, तो उससे कैसे बेनिफिट किया जा सकता है। तो इसके लिए एनसीसीपीएल और पीएसएक्स की जो आप हेल्पलाइंस हैं वहाँ पे कॉल करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इनके सिस्टम्स अब हैं, रेडी हैं, ट्रांजैक्शंस मार्केट में हो रही हैं, तो आप भी उस तरीके से अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपने ब्रोकरेज हाउस के थ्रू या स्टॉक मार्केट के कस्टमर सपोर्ट के थ्रू आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया है जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी ने कोई शेयर खरीदा हुआ है जो कि शरिया कंप्लाइंट है, बट 6 महीने बाद जब केएमआई की लिस्ट अपडेट होती है उसमें पता चलता है कि वो शेयर नॉन कंप्लाइंट हो गया, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। तो उसका शरिया स्कॉलर्स ने जो गाइडलाइंस दी हुई है, वो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर कोई कंपनी शरिया नॉन कंप्लाइंट हो जाती है तो आपको उसको डाइवेस्ट कर देना चाहिए, उस शेयर से एग्जिट कर देना चाहिए। उसके लिए भी फिर डिफरेंट शरिया स्कॉलर्स डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में टाइम पीरियड देते हैं। कुछ शरिया स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है कि आप उसको विद इन अ मंथ डाइवेस्ट कर दें, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एज सुन एज पॉसिबल डाइवेस्ट कर दें, अगर लॉस में है तो वो कहते हैं कि मार्केट कंडीशंस जो कि मार्केट में लिक्विडिटी अगर अवेलेबल है तो एज सुन एज पॉसिबल आपको डाइवेस्ट कर देना चाहिए। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास शेयर ज़्यादा है और वो मार्केट में इतना ट्रेड नहीं हो रहा, वॉल्यूम श्रिंक हुए हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डाइवेस्ट करके अपनी इनकम को प्योरीफाई कर लें और उस नॉन कंप्लाइंट एंटिटी से एग्जिट कर दें। हो सकता है कि वो किसी वन ऑफ रीजन की वजह से नॉन कंप्लाइंट हुई हो और दोबारा कंप्लाइंट हो जाए तो आप उसको इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई पुराने सोशल मीडिया के लिंक्स दे दे जहाँ पे प्रीवियस कोर्सेज या प्रीवियस वेबिनार्स हैं, तो वो PSX की टीम जो है वो यहाँ पे शेयर कर लेगी। एक सवाल हमारे पास आया हुआ है कि क्या सेम डे ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं है। इस वक्त जो सेम डे ट्रेडिंग का जो प्रोसीजर है, जिसमें आप सुबह कोई शेयर खरीदते हैं, दोपहर में बेच देते हैं, या अभी लिया आधे घंटे बाद आपने बेच दिया, तो एज ऑफ नाउ वो चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त तक कोई चीज़ नहीं बेच सकते जब तक आपके पास उसकी कस्टडी ना हो। अगर आपके पास एक शेयर है जो कि कस्टडी है आपके पास उसकी, तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज एक चीज़ सुबह एक्वायर की है और अभी तक आपके पास उसकी डिलीवरी नहीं आई है, आपके पास उसका कब्जा नहीं आया, तो आप उसको नहीं बेच सकते। एक सवाल आया है जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। डेट टू इक्विटी नहीं, डेट टू टोटल एसेट्स का रेशियो यूज किया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ नॉन कंप्लाइंट डेट, इंटरेस्ट बेयरिंग डेट एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो उसको जब हम देखते हैं तो डेट शुड बी लेस देन 37% करंटली। एक सवाल हमारे पास भी आया है कि शरिया स्टेटस क्या है फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स का। तो इस वक्त आपके PSX पे फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स का शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस वक्त जो प्रोडक्ट्स हैं वो शरिया के गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा नहीं उतर रहे, बट रेस्ट अश्योर्ड इन प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है। PSX की जो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कमेटी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, वो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, और बहुत सून, बहुत जल्द आप लोग फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स के भी शरिया कंप्लाइंट ऑल्टरनेटिव देखेंगे, और वो भी इस्लामिक इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम। आई गेस कोई और मजीद क्वेश्चंस हमारे पास आ नहीं रहे, तो हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और आई होप कि ये सेशन जो है लोगों के लिए बेनिफिशियल था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। मजीद भी अगर कोई आप लोगों के पास क्वेश्चंस हों तो यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे वो क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं।